हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स 2, कोड 2002 की यूनिट फर्स्ट, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के टॉपिक स्टेशनरी वेव्स एंड रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया है। इसको हम क्वेश्चन बनाकर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंगों की परिभाषा लिखिए। यह अनुनाद नली का वर्णन करते हुए ध्वनि का वेग ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें अप्रगामी तरंगों को परिभाषित करना है, उनकी परिभाषा लिखनी है कि अनुप्रगामी तरंगें किन्हें कहते हैं, अप्रगामी तरंगें किन्हें कहते हैं। उसके बाद ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए अनुनाद नली का उपयोग करना है, उसका वर्णन करके उसका ध्वनि का वेग ज्ञात करने में कैसे उपयोग में लेंगे, ये है। तो सबसे पहले है अप्रगामी तरंगों की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। जब समान आयाम व समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में संचरित होते हुए एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, तो उनसे प्राप्त परिणामी तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। इन तरंगों में विक्षोभ का संचरण नहीं होता है, अर्थात इन तरंगों में ऊर्जा व संवेग का संचरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अप्रगामी तरंग कहते हैं। इन तरंगों के बनने के लिए आवश्यक शर्त है कि माध्यम सीमित होना चाहिए। तो ये था हमारे पास अप्रगामी तरंगों की परिभाषा कि इसमें समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रोग्रेसिव वेव प्रगामी तरंगें विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो अप्रगामी तरंग बनती है, यानी एक दूसरे को कोलैप्स कर देती हैं और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण, संवेग का स्थानांतरण नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अप्रगामी तरंग कहते हैं। ये अप्रगामी तरंग दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें व अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की परिभाषा। जब समान आयाम व समान आवृत्ति की दो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें एक दूसरे के विपरीत ओर चलते हुए एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, तो उनसे प्राप्त अप्रगामी तरंग अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहलाती है। जबकि दोनों अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के कंपन एक ही रेखा के अनुदिश हैं। जैसे तनी हुई डोरी में लंबाई के अनुदिश कंपन करने पर उत्पन्न तरंगें। तो जब अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग बनती है। दूसरा है अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। इसमें अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण होता है जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगें प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में संचरित होते हुए आगे बढ़ते हुए एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, तो उनसे बनने वाली अप्रगामी तरंग अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग कहलाती है। जैसे ऑर्गन पाइप में ध्वनि उत्पन्न करने पर बनने वाली अप्रगामी तरंग अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होती हैं। अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है तो कुछ बिंदुओं पर माध्यम के कण इस प्रकार कंपन करते हैं कि कंपन का आयाम शून्य होता है। ये बिंदु निस्पंद नोड एन कहलाते हैं। इन बिंदुओं पर माध्यम के कणों का वेग भी शून्य होता है, किंतु विकृति अधिकतम होती है। वह दाब में
व साथ में दाब तथा घनत्व में परिवर्तन अधिकतम होता है। जिन बिंदुओं पर माध्यम के कणों का आयाम अधिकतम होता है, इन बिंदुओं को प्रस्पंद एंटीनोड कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कहते हैं। इन बिंदुओं पर माध्यम के कणों का वेग अधिकतम किंतु माध्यम में विकृति न्यूनतम होती है तथा इन बिंदुओं पर माध्यम के दाब व घनत्व में परिवर्तन भी न्यूनतम होता है। अप्रगामी तरंगों का व्यापक रूप चित्र में दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है। जहाँ पर ये N1, N2, N3 पॉइंट है, वहाँ पर विस्थापन शून्य है और इनके बीच में एंटीनोड A1, A2, A3, A4 दिखाए गए हैं। इन पर विस्थापन अधिकतम है। तो ये नोड और एंटीनोड एकांत रूप से आते हैं, नोड फिर एंटीनोड, नोड एंटीनोड। तो ये हमारे पास है अप्रगामी तरंग। इसमें एक तरंग जाते हुए दिखाई गई है और एक डॉटेड लाइन आती हुई दिखाई गई है। जब दोनों सुपर इम्पोज होती हैं तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंग बनती है। तो इसमें दो कर्मागत निस्पंदों के बीच की दूरी या कर्मागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य का आधा λ/2 होता है, जबकि प्रस्पंद और निस्पंद कर्मागत प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है, उसकी भी आधी होती है। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं, तो यहाँ पर हमने कुछ विशेषताएं लिखी हैं। तो पहला इसके अंदर है, अप्रगामी तरंग में जिन बिंदु पर माध्यम के कण कंपन नहीं करते हैं, यानी जिनका आयाम शून्य होता है, उन बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। चित्र में इन्हें N1, N2, N3 से दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 2, तथा अप्रगामी तरंग में वे बिंदु जिन पर माध्यम के कणों का आयाम अधिकतम होता है, उन बिंदुओं को प्रस्पंद एंटीनोड कहते हैं। इन्हें A1, A2, A3 से दर्शाया गया है। इन अप्रगामी तरंगों में ये निस्पंद तथा प्रस्पंद एकांतर क्रम में आते हैं, यानी निस्पंद बीच में फिर प्रस्पंद, फिर निस्पंद, फिर प्रस्पंद, एकांत रूप से आते हैं, एक छोड़ कर आते हैं। तथा कर्मागत दो प्रस्पंदों या दो निस्पंदों के मध्य की दूरी λ/2 होती है, जबकि कर्मागत, चौथा पॉइंट है, कर्मागत एक निस्पंद तथा एक प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है, यानी λ/2 का भी आधा, क्योंकि दो निस्पंदों के बीच में एक प्रस्पंद होता है, तो λ/2 का भी आधा λ/4 होती है। अब है अनुनाद नली, रेजोनेंस ट्यूब। अनुनाद नली का प्रायोगिक वर्णन। अनुनाद नली धातु की 1 मीटर लंबी नली होती है। इसका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। यह नली ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर कसी होती है। अनुनाद नली के निचले सिरे बी को एक रबर की नली द्वारा पानी के पात्र आर से चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। पात्र आर को ऊर्ध्व स्टैंड पर ऊपर नीचे खिसकाकर किसी भी स्थिति में स्थिर कर सकते हैं। अनुनाद नली AB को एक अन्य कांच की नली CD से रबर की नली द्वारा जोड़ देते हैं। अनुनाद नली के समानांतर स्केल लगा होता है। नली CD में पानी का तल इस स्केल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में ये हमारे पास है अनुनाद नली AB। इसके ऊपर सवृत्त, इसके मुख के ऊपर सवृत्त रखा गया है और इसके निचले सिरे B से एक रबर की नली के द्वारा पात्र R, बड़े पात्र R को जोड़ा गया है। एक कांच की नली CD, बारीक नली है, उसको जोड़ा गया है। उसके समानांतर में स्केल लगा हुआ है, स्केल S, जिससे कांच की नली में पानी का लेवल ज्ञात कर लेते हैं। वही लेवल इस अनुनाद नली AB में है। तो ये इसका प्रायोगिक वर्णन है। अब ध्वनि का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए देखें।
ध्वनि का वेग ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक उच्च आवृत्ति का सवृत्त लेते हैं, एक चिमटी जैसा होता है, उसको रबर के पैड पर मारकर कंपन उत्पन्न करते हैं तथा नली AB के मुख के समीप इस प्रकार लाते हैं कि इसकी भुजाएं ऊर्ध्वाधर तल में कंपन करें। जब पात्र R को धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हैं तथा अनुनाद नली के वायुस्तंभ की लंबाई को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं कि अधिकतम ध्वनि सुनाई दे, तीव्रतम ध्वनि सुनाई दे। इस स्थिति में अनुनाद नली के वायु स्तंभ में उत्पन्न अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों की आवृत्ति सवृत्त की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। इस स्थिति में कांच की नली CD में पानी के तल की स्थिति पैमाने से ज्ञात कर वायु स्तंभ की लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। इसे प्रथम अनुनादी लंबाई कहते हैं। तो ये कांच की नली के ऊपर अनुनाद नली के AB के ऊपर सवृत्त है, इसको हम स्टक करके रबर पैड पर और इस तरह से रखते हैं कि हमें अधिकतम आवाज़ सुनाई दे, तो वो अनुनादी स्थिति। तो इसके लिए पानी का जो लेवल है उसको हम ऊपर नीचे इस पात्र R से कर सकते हैं, जिससे वायु स्तंभ, बाकी भाग के अंदर हवा है, वायु स्तंभ की लंबाई को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि अधिकतम आवाज़ आए। तो सवृत्त की आवृत्ति और अनुनाद नली की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, वो प्रथम अनुनाद स्थिति, इसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद नली का प्रायोगिक चित्र आपके सामने है ही। अब पात्र R को इतना नीचे करते हैं कि अनुनाद नली में वायु स्तंभ की लंबाई प्रथम अनुनादी लंबाई की 3 गुनी हो जाए। पुनः उसी सवृत्त को कंपित अवस्था में अनुनाद नली के मुंह के समीप लाकर वायु स्तंभ की लंबाई को समायोजित कर तीव्र ध्वनि सुनाई देने की स्थिति में लाते हैं। इस स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई मान लीजिए L2 है, तो वो ज्ञात कर ली जाती है। इसे ही द्वितीय अनुनादित लंबाई कहते हैं। नली में अप्रगामी तरंगों का प्रस्पंद ठीक नली के सिरे पर न बनकर कुछ बाहर, मान लीजिए x दूरी पर बनता है, तो इस x को सिरा संशोधन या अंत्य संशोधन एंड करेक्शन कहते हैं। इसका मान नली के आकार पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा x का मान नली के व्यास का 0.3 गुना होता है के बराबर प्राप्त होता है, जहाँ d डायमीटर ऑफ रेजोनेंस ट्यूब, d अनुनाद नली का व्यास है। तो ये अपने पास अनुनादी स्थिति दिखाई है। पहली अनुनादी स्थिति के अंदर अपने पास बंद सिरे पर निस्पंद, खुले सिरे पर प्रस्पंद बनता है। निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4, नली की लंबाई L1 और ये जो प्रस्पंद बाहर दूर तक बनता है नली के ऊपर x दूर तक जाता है एंड करेक्शन, L1 + x बराबर λ/4। ये पहली अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की प्रथम अवस्था है। दोबारा जो अपने पास आएगा तो बंद सिरे पर निस्पंद, फिर अपने पास प्रस्पंद, फिर एक निस्पंद और फिर प्रस्पंद बनता है, यानी 2 निस्पंद और 2 प्रस्पंद बनते हैं। और पहली स्थिति में एक प्रस्पंद और एक निस्पंद बन रहा था, तो इसमें 2 निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 और निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4, तो कुल दूरी 3 λ/4 होगी, 3 λ/4 होगी। और नली की लंबाई अब मान लीजिए अपने पास वायुस्तंभ, नली में वायुस्तंभ की लंबाई L2 + x सिरा संशोधन है, तो ये कुल लंबाई दूसरी अनुनादी स्थिति के अंदर L2 + x बराबर 3 λ/4। तो ये 2 समीकरण इसमें प्राप्त होंगी जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इन्हीं को हम सरल करके वेग और सिरा संशोधन ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर 2 में से घटा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा L2 + x - 3L1 - 3x, और ये 3 λ/4 में से 3 λ/4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 2x को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2x, L2 - 3L1/2। तो ये तो सिरा संशोधन निकालने का फॉर्मूला है। समीकरण नंबर 3 x का मान आ गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दें सीधा ही, तो ये अपने पास L2 + x - L1 - x, 3 λ/4 में से λ/4 गया तो अपने पास λ/2 बचा, x से x कट गया, तो L2 - L1 बराबर λ/2। तो लैम्डा का मान हो गया 2
L2 माइनस L1। वायु में ध्वनि का वेग का फॉर्मूला v बराबर n लेमदा। n अपने पास त्वरित की आवृत्ति n के बराबर है और लेमदा का मान आ गया ट्वाइस L2 माइनस L1, तो v बराबर 2n L2 माइनस L1। तो ये ध्वनि का वेग हम ज्ञात कर लेते हैं। यदि कमरे का ताप T डिग्री सेल्सियस है तो Vt T डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग Vt बराबर V0 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग प्लस 0.61 इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है, ड्राइव किया होता है, हमें पता है। तो इसके अंदर हम Vt का मान रख देंगे तो V0 आ जाएगा। कमरे का ताप T रख देंगे तो कमरे के ताप T और ये ध्वनि का वेग हमने जो प्रायोगिक रूप से निकाला Vt, वो मान निकाल के इसमें रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग आ जाएगा जो कि 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर उससे कम या ज़्यादा आता है तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो ये समीकरण नंबर 4 हमारे पास ध्वनि के वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इससे ध्वनि का वेग L1 L2 रख करके हम निकाल लेते हैं। धन्यवाद।